वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे 1998 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है की। आज के ज़माने में कुछ कुछ होता है का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। हम लोग कई सवाल पूछते हैं कि आखिर रानी मुखर्जी ने उन 8 चिट्ठियों में जो अपनी बेटी को दिया था, तो शुरुआती 5-6 चिट्ठियों में क्या लिखा था जो हर बर्थडे पे दी जाती थी। तो ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और हम लोग बहुत ट्रोल भी करते हैं करण जौहर को कि किस तरह की फिल्म थी, ये बचकानी फिल्म थी। लेकिन सच ये है कि कुछ कुछ होता है 1998 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। उस जमाने में लोगों को बहुत पसंद आई थी और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये फिल्म अच्छी लगती है। कैसे बनी ये फिल्म, और जब ये फिल्म बनी थी और जब रिलीज होने वाली थी, तो ये बात बहुत कम लोग को पता है कि करण जौहर की माँ चाहती थी कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए। क्यों चाहती थी? उसकी वजह थी डर। पूरी डिटेल स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पहले इस फिल्म की मेकिंग की बात कर लेते हैं और फिर वीडियो के एंड में क्विज खेलेंगे, जैसा हर हर वीडियो में करते हैं। तो शुरू करते हैं स्टोरी बिहाइंड द मेकिंग ऑफ कुछ कुछ होता है कि कहां से ये आइडिया आया और किस तरह से करण जौहर ने डायरेक्शन में कदम रखा और फिर धर्मा प्रोडक्शन को इस ऊंचाई पे लेकर के चले गए। यश जौहर हैं करण जौहर के फादर। उनकी अब तो खैर डेथ हो गई। उन्होंने कंपनी खोली थी धर्मा प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन हाउस की पहली जो फिल्म थी वो थी दोस्ताना, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान थे। फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी उस जमाने की। हालांकि सलीम जावेद से पूछे तो, या उस समय के डिस्ट्रीब्यूटर से पूछे तो, जो एक्सपेक्टेशन था दोस्ताना का, उससे वो कम कमाई की थी उस फिल्म ने। हालांकि फिल्म हिट थी, लेकिन दोस्ताना के बाद यश जौहर ने जितने भी फिल्में प्रोड्यूस की वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। और इन फिल्मों में बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। अग्निपथ, अमिताभ बच्चन की अग्निपथ, वो भी यश जौहर की प्रोड्यूस की फिल्म थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। गुमराह, संजय दत्त, श्रीदेवी वाली, वो भी यश जौहर की फिल्म थी, लेकिन वो भी खास चली नहीं। बहुत सारी फिल्में ऐसी थी। तो धर्मा प्रोडक्शन जो था वो लॉस में चल रहा था। बात है 1995-96 की, जब डीडीएलजे बन रही थी और रिलीज हुई थी। तो उस फिल्म में आदित्य चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे करण जौहर। दोनों बचपन के दोस्त हैं। और उसी समय जब डीडीएलजे बन रही थी, तो जिस तरह का माहौल था वो देख करके करण जौहर ने सोचा था कि अपने फादर के प्रोडक्शन हाउस को मैं भी हेल्प करूंगा और एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा, ताकि जो लॉस हमारी फैमिली सह रही है उससे वो रिकवर हो जाए। तो जब डीडीएलजे बन गई, और मेकिंग के दौरान ही उन्होंने शाहरुख खान से कहा था कि मैं जब अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा तो आपको हीरो लूंगा। शाहरुख खान सब चूंकि दोस्ती थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने टाइम भी दिया कि अब डीडीएलजे कंप्लीट होने वाली है, 96 में मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तो जनवरी 96 में आकर के तुम मुझे कहानी सुना देना। उन्होंने ये भी बता दिया था कि जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा, राइटिंग वाइटिंग हो जाएगी, तो हम लोग अक्टूबर 97 में फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ये सारी बातें शाहरुख खान ने करण जौहर को कह दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जनवरी 96 में मुझे मुझसे मुझसे आके मिलना और अपनी स्टोरी, जो भी तुम्हारे पास आइडिया है वो बता देना। तो इस दौरान क्या हुआ, नए डीडीएलजे के कंप्लीशन, रिलीज और इन सब के बाद करण जौहर ने सोचा कि अब मुझे शाहरुख से मिलना है। लेकिन उनके पास कुछ कहानी नहीं थी। वो हमेशा सोच रहे थे कि शाहरुख खान से मैं क्या करवाऊं, ऐसा क्या है जो शाहरुख खान ने नहीं किया है। उन्होंने एक्शन कर लिया है बाजीगर में, डर में वो स्टॉकर बन ही गए हैं, रोमांटिक हीरो वो बन ही गए हैं, तो इनसे मैं क्या कराऊं। तो करण जौहर को लगा कि शाहरुख खान ने कभी फादर का रोल नहीं किया, तो मेरे पास कोई अगर अच्छा आइडिया हो जिसमें मैं शाहरुख खान को एज अ बाप दिखाऊं, तो वो एक नयापन होगा। ऑडियंस ने वो रूप शाहरुख खान का नहीं देखा था। वैसे एक छोटे से रोल में, इंग्लिश बाबू देसी में शाहरुख खान दिखे थे बाप के रोल में, बट उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो ऐसा सोचते हैं कि शाहरुख खान जो कि बिल्कुल नया करे ऑडियंस के सामने। शाहरुख खान, ऐसा शाहरुख खान पहले नहीं दिखा हो। 96 आ गई, जनवरी आ गया, अब शाहरुख खान से मिलना था करण जौहर को, लेकिन अभी तक आइडिया पता नहीं था कि कहानी क्या सुनाओ इनको। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि फादर का रोल शाहरुख खान को देना है अपनी फिल्म में, लेकिन कहानी क्या होगी। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे शाहरुख खान से मिलने का, करण जौहर की नर्वसनेस बढ़ रही थी। फिर वो दिन आया जिस दिन मीटिंग थी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि करण जौहर ने एक ब्रिटिश फिल्म देखी। फिल्म का नाम था जैक एंड सारा। वो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक इंसान है, उसकी वाइफ जो है वो मर जाती है और मरने से पहले एक बेटी को जन्म देती है। और ये जो जैक है, उसकी अपनी बेटी को पहले पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ एक बहुत अच्छी पर्सनल बॉन्डिंग इन दोनों की हो जाती है। तो ये आइडिया करण जौहर के दिमाग में था कि चलिए इस आइडिया को मैं शाहरुख के सामने पिच करूंगा।
लेकिन जब आप नरेट करते हो कोई कहानी तो कोई सीन सुनाते हो या स्टोरी प्रॉपर तरीके से सुनाते हो। तो जब मिलने जा रहे थे शाहरुख खान से करण जौहर, तो उन्होंने वो जो फिल्म का जो सीन है ना, जब अंजलि स्कूल में जाती है और उसे एक चिट मिलता है जिसपे 1 मिनट के लिए बोलना होता है, और उसको जो चिट निकलता है वो माँ का निकलता है। तो स्टार्टिंग में ये फर्स्ट हाफ में ये सीन फिल्म का, तो करण जौहर ने सिर्फ ये सीन कॉन्सेप्टलाइज किया था कि मैं कुछ ऐसा सीन शाहरुख खान को सुना देता हूँ। वो गए, जयपुर में शूटिंग चल रही थी डुप्लीकेट की, और वो फिल्म भी करण जौहर के फादर ही प्रोड्यूस कर रहे थे, उसे महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे। जयपुर में कहीं शूटिंग थी, करण जौहर मिले और उन्हें वो सीन बताया कि ये जो तुम्हारी बेटी है इसकी मदर नहीं है, और स्कूल में एक फंक्शन है और उसे एक स्टेज पे 1 मिनट का स्पीच देना है, और उस जो जो भी चिट आपको मिलेगा उसमें से उस टॉपिक पे आपको 1 मिनट का स्पीच देना है। और उस लड़की को जो चिट मिलता है उसमें नाम लिखा होता है माँ का। और फिर जो हीरो है वो इस तरीके से एक डायलॉग बोलता है, क्योंकि लड़की जो है वो नर्वस हो गई स्टेज में, क्योंकि उसे उसकी माँ का प्यार मिला नहीं है। तो जो हमारा हीरो है शाहरुख, जो आपका कैरेक्टर है, वो स्टेज पे जाता है और अपनी बेटी को हेल्प करता है और माँ के बारे में एक अच्छा सा स्पीच देता है। तो ये बात सुनकर ही शाहरुख खान थोड़े इमोशनल हो गए। उसके पीछे रीजन भी था। जो ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये करण जौहर ने अपनी बुक एन अनसुटेबल बॉय में लिखी है, और उसमें उन्होंने बताया कि जब मैंने ये बात शाहरुख खान को, ये सीन जब डिस्क्राइब किया, तो शाहरुख खान थोड़े इमोशनल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उसका ये भी एक रीजन था क्योंकि कुछ ही साल पहले शाहरुख खान की मदर की डेथ हुई थी। तो शाहरुख खान ने करण जौहर को गले लगा लिया, बोला कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और इसको अच्छे से डेवलप करो, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि काजोल से बात कर लो, क्योंकि डीडीएलजे की मेकिंग के टाइम पे काजोल ने भी कहा था कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो फिर करण जौहर गए और काजोल से मिले। काजोल ने भी कहा, काजोल को भी कॉन्सेप्ट बताया, काजोल ने भी कहा हाँ बिल्कुल, जब भी स्टार्ट करना है बता देना। तो अब हीरो हीरोइन तो हो गए, कहानी लेकिन होगी क्या? डिटेल में तो कहानी होनी चाहिए। तो फिर करण जौहर आदित्य चोपड़ा से मिले और उनको बताया कि यार मैंने कॉन्सेप्ट बताया शाहरुख खान को और काजोल दोनों को पसंद आया। तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि यार तू यंग बंदा है, 22-23 साल का है, तू कहाँ अभी बाप बेटी के रिश्ते में पड़ रहा है, तू यंग स्टोरी बता ना, कोई ऐसा स्टोरी बता जिससे यूथ कनेक्ट कर सके। तू बाप बेटी के चक्कर में पड़ेगा और वो लोगों को पसंद भी नहीं आएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट जो था वो करण जौहर को भी पसंद था, वो सोच तो रहे थे कि इस पे फिल्म बनाने का, लेकिन आदित्य चोपड़ा की भी बात उन्हें सही लगी कि यूथ का जमाना है, यूथ को पसंद आनी चाहिए। तो उनके दिमाग में आर्चीज कॉमिक्स की भी कहानी एक थी। आर्चीज कॉमिक्स से ही इंस्पायर्ड एक कहानी उनके दिमाग में थी। एक यंग बॉय है, उसकी एक टॉम बॉयज फ्रेंड है, और ये जो लड़का है वो किसी और दूसरी लड़की से प्यार करने लगता है, कुछ इस तरह का। तो करण जौहर ने सोचा कि यार आदित्य चोपड़ा ने तो सही कहा, तो अब मुझे लगता है कि कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर उनको लगा कि यार क्यों ना मैं इन दो स्टोरीज को एक साथ मिक्स कर दूं। आर्चीज कॉमिक्स की भी स्टोरी जो है वो यूथ को अपील करेगी, और जो सेकंड पार्ट जो मैं चाह रहा हूँ कि शाहरुख को एज अ फादर शो करूं, तो दोनों कहानी में, दोनों कॉन्सेप्ट को मैं एक ही फिल्म की कहानी में क्यों ना पिरो दूं। फिर ये सोच के करण जौहर चले गए लंदन कहानी लिखने के लिए। बड़े लोग हैं, बड़े लोग लंदन चले जाते हैं कहानियां लिखने के लिए। हमारे यहाँ जो अनुराग कश्यप लोग हैं वो लोग यही गली में बैठ के कहानी लिख लेते हैं। सत्या की कहानी अनुराग कश्यप ने बॉम्बे के किसी मैदान में बैठ के लिख ली थी। सत्या भी उसी साल रिलीज हुई थी जिस साल कुछ कुछ होता है, आएंगे उस पर बाद में। तो करण जौहर चले गए लंदन और वहां पे कुछ दिन रह करके वहां पे फिर कहानी वहानी डेवलप की, और फिर बताया आदित्य चोपड़ा को फोन करके कि मैंने इस तरह से सोचा है कि फर्स्ट हाफ में ये आर्चीज कॉमिक्स वाली स्टोरी हो जाएगी, और सेकंड हाफ में जो जो लड़की जो है, जो खूबसूरत लड़की है जिससे ये लड़का प्यार करने लगता है, उसकी बेटी होगी। और फिर सेकंड हाफ में जो बेटी है वो इस लड़के को इसके टॉम बॉयज फ्रेंड से मिलवाएगी और फिर इन दोनों की शादी करवा देगी। आदित्य चोपड़ा ने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, आपने दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के अच्छी स्टोरी लिख दी, वेरी गुड, आइए आप इंडिया और फिर स्टार्ट कीजिए शूटिंग। कहानी लिख ली करण जौहर ने, वापस आए इंडिया, और शाहरुख काजोल को फिर से सुनाया, दोनों को पसंद आया। लेकिन अब सवाल था कि वो तीसरी लड़की कौन होगी जो जिससे शाहरुख खान प्यार करेगा। तो पहले ये गए ट्विंकल खन्ना के पास, उनका नाम टीना खन्ना उनको कहते थे करण जौहर, दोस्त थे बचपन के। तो उनको कहानी सुनाई
ट्विंकल खन्ना ने मना मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, इसमें तो काजोल का इंपॉर्टेंट रोल है और सारा जो लाइमलाइट है वो तो काजोल ही लेके जाएगी, तो मैं क्या करूँगी, तो उसने मना कर दिया। उसके बाद करण जौहर ने बहुत सारी एक्ट्रेस, रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, उर्मिला मातोंडकर, सबको अप्रोच किया, लेकिन सबने मना कर दिया। अब कोई लड़की काम करने को तैयार ही नहीं। तो उसी बीच क्या हुआ कि आदित्य चोपड़ा ने एक दिन करण जौहर को कॉल किया और बोला कि यार एक नई लड़की है, उसकी फिल्म आई थी राजा की आएगी बारात, और मैंने कुछ रशे उसके एक दो सीन देखे थे, वो इम्प्रेसिव लग रही है। तो करण जौहर ने सोचा कि चलो मिलते हैं उससे, कौन है। उसी दिन, जिस दिन आदित्य चोपड़ा का करण जौहर को कॉल आया, उसी दिन शाहरुख खान ने भी करण जौहर को कॉल किया और बोला कि यार मैंने एक ना लड़की को देखा है, राजा की आएगी बारात नाम की कोई फिल्म आई थी, उसमें है वो, मुझे लगता है उस रोल के लिए वो ठीक रहेगी, अगर तुम्हें कोई और नहीं मिल रही है तो करण जौहर ने सोचा कि ऐसा क्या इस लड़की में कि दो दो लोग एक ही दिन फोन कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर अप्रोच किया रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी ने मिलने बुलाया, उनको स्टोरी सुनाई। रानी मुखर्जी का एक ही सवाल था, क्योंकि जब पहली बार देखा करण जौहर ने रानी मुखर्जी को, तो रानी मुखर्जी की हाइट बहुत कम थी और थोड़ी सी प्लम्पी सी थी। तो पहले तो ये चाहते नहीं थे कि नहीं नहीं इसको तो मैं नहीं लूंगा। और रानी मुखर्जी ने भी कहानी सुनने के बाद करण जौहर से यही सवाल पूछा कि आप ऐसा कैसे दिखाओगे कि शाहरुख जो है वो काजोल को छोड़ के मुझ जैसी लड़की से प्यार करेगा, मतलब अपने लुक्स को लेकर के शी वॉज ऑल्सो वेरी इनसिक्योर। तो करण जौहर ने कहा कि नहीं नहीं डोंट वरी, ये वो तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। और साथ में इनके मनीष मल्होत्रा भी थे, तो मनीष ने काम किया था उनके साथ पहले। तो करण जौहर ने बोला कि नहीं नहीं हो जाएगा, आप डोंट वरी। हालांकि चाहते नहीं थे कि रानी मुखर्जी इस रोल को करे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये चैलेंज ही हो जाएगा हमें कि रानी मुखर्जी को मैं इतना ग्लैमरस कैसे दिखाऊंगा। फिर एक दिन आदित्य चोपड़ा से करण जौहर की बात हो रही थी, तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि भाई तुमको पता है वो लड़की जो है वो गुलाम में काम कर रही है आमिर खान के साथ, और वो फिल्म जैसी भी हो हमने तो नहीं देखी है, लेकिन आमिर खान की हीरोइन है, अगर आमिर खान की हीरोइन को शाहरुख खान के साथ अगर तुम पेयर करोगे तो इट विल बी अ बिग ब्रेक, तो मेरे हिसाब से उस लड़की को कंसिडर कर लो। तो फिर करण जौहर ने हाँ कह दिया और फिर इस तरह से रानी मुखर्जी को ऑन बोर्ड कर लिया गया। अब एक और कास्टिंग जरूरी थी, जो रोल सलमान खान ने किया था, उस रोल के लिए किसको लिया जाए, क्योंकि पहले तो सलमान खान तो इनके रेंज से ही बाहर थे, पहली फिल्म बना रहे थे, तो सलमान खान को कैसे अप्रोच कर लेते। तो पहले उस रोल के लिए करण जौहर ने सैफ अली खान को अप्रोच किया। सैफ अली खान ने वो कहानी सुनी और जो कैरेक्टर था अमन का, वो सुन के कहा कि यार ये तो एनआरआई टाइप का लड़का है और मैं अभी कुछ इंडियन टाइप का रोल करना चाहता हूँ, मैंने बहुत ऐसा रोल कर लिया तो मैं कुछ इंडियन चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया। फिर उस समय क्या हुआ कि चंद्रचूड़ सिंह के बारे में बड़ी मीडिया में खबरें चल रही थी कि ये यंग अमिताभ बच्चन जैसे लगते हैं, तो इनको अप्रोच किया जाए। और माचिस रिलीज हो गई थी और उसकी कामयाब, उसमें उनका परफॉर्मेंस देख करके सब कह रहे थे कि ये बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो करण जौहर ने चंद्रचूड़ सिंह को फोन किया। चंद्रचूड़ सिंह रहते थे 7 बंगलोज एरिया है बॉम्बे में, वहां पे। ये बात शाहरुख और करण जौहर को पता नहीं थी कि 7 बंगलोज नाम का कोई एरिया है। तो जब करण जौहर ने चंद्रचूड़ सिंह को फोन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझसे मिलने आ जाइए, मैं 7 बंगलोज में रहता हूँ। तो 7 बंगलोज में रहता हूँ, करण जौहर को लगा कि 7 बंगलोज, वो 7 बंगलों में रहते हैं। तो तो करण जौहर ने पूछा कि 7 बंगलोज में आप कौन से बंगलों में रहते हो। तो चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि नहीं नहीं 7 बंगलो मेरा नहीं है, 7 बंगलो जो 7 बंगलोज जो है वो एरिया का नाम है। तो करण जौहर को लगा कि मुझे बहुत कम पता है सिटी के ज्योग्राफी के बारे में और यहाँ किस किस तरह के एरियाज है। खैर वो करण जौहर मिलने गए चंद्रचूड़ सिंह से, उन्होंने भी पूरी स्टोरी सुनी, लेकिन फिर उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं ये रोल मैं नहीं कर पाऊंगा। अब ये परेशान कि किसको अप्रोच किया जाए और कोई दिख नहीं रहा है। तो उस दिन, कुछ दिन के बाद चंकी पांडे के घर में एक पार्टी थी, वहां करण जौहर चले गए थे गौरी के साथ। गौरी जो शाहरुख खान की बीवी है उनके साथ गए हुए थे। वहां पे फिर बातें बातें हो रही थी, अलवीरा जो सलमान की बहन है वो भी वहां पे थी और सलमान भी थे। तो ये लोग अपना ग्रुप में बैठ के बात कर रहे थे, तभी वहां पे सलमान भी आ गए। तो सलमान ने पूछा क्या चल रहा है, तो अलवीरा ने बताया कि जो करण है ये एक फिल्म बना रहे हैं और इन्हें एक हीरो की तलाश है, छोटा सा रोल है और कोई इन्हें मिल नहीं रहा है। तो सलमान खान ने पूछा क्या है कहानी वगैरह है, तो उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ सुनाया। तो सलमान ने कहा कि ये रोल तुम्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं करेगा, ऐसा छोटा सा रोल सिर्फ एक ही इंसान करेगा, एक पागल आदमी है और वो मैं हूँ। तो सलमान को, तो करण जौहर को लगा कि शायद सलमान मजाक कर रहे हैं। सलमान ने कहा कि नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, आई विल डू दिस रोल फॉर यू ओनली बिकॉज आई हैव हर्ड दैट यू आर अ वेरी गुड गाय, दैट्स व्हाट माय सिस्टर हैज सेड, एंड आल्सो बिकॉज यू आर यश जौहर्स सन,
एंड आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम। तो करण जौहर फिर पार्टी से गए और उन्होंने यश जौहर अपने फादर को बताया कि सलमान खान बोल रहे हैं कि वो रोल कर लेंगे। यश जौहर ने बोला नहीं नहीं, अरे वो कहाँ करेगा, इतना बड़ा स्टार है, इतना छोटा सा रोल क्यों करेगा। लेकिन फिर सलमान खान ने घर बुलाया उनको, करण जौहर को, कि आइए हमारे घर और बताइएगा पूरा ठीक से नरेशन डायलॉग्स वगैरह। तो फिर करण जौहर गए उनके घर, वहाँ पे वो सलीम खान देखे उन्हें और उन्होंने बोला कि अरे ये तो यश का बेटा आया है, क्यों आया है। तो सलमान ने बताया कि ये कहानी सुनाने आया है। तो सबको लगा अरे ये बच्चा क्या पिक्चर बनाएगा। लेकिन फिर रूम में गए और करण जौहर उन्होंने कहानी सुनाना स्टार्ट किया सलमान खान को। तो अभी फर्स्ट हाफ ही सुनाया था तो सलमान ने कहा वेरी गुड, आई एम गोइंग टू डू दिस फिल्म। तो करण जौहर को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फर्स्ट हाफ में जो स्टोरी सुनी है और सलमान खान ने हाँ कह दिया, कहीं सलमान को ऐसा तो नहीं लग रहा कि शाहरुख वाला रोल इनका है। तो करण जौहर ने कहा कि नहीं नहीं, आपका एंट्री तो अभी बाद में। तो सलमान ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म, तो आई एम डूइंग दिस रोल, चलो हो गया नरेशन वरेशन, चलो पानी वानी पियो, घर जाओ, हो गया खत्म। और फिर शूटिंग स्टार्ट हुई। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब म्यूजिक के लिए इसकी बात हुई तो पहले लिरिक्स लिखने के लिए जावेद अख्तर को अप्रोच किया गया। जावेद अख्तर ने जब फिल्म का टाइटल सुना तो उन्हें पसंद नहीं है, बोले कि ये कुछ कुछ होता है का मतलब क्या है, ये तो बड़ा वल्गर सा टाइटल है। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए गाने लिखने से ही मना कर दिया। और इस वजह से फिल्म के गाने जो है वो लिखे समीर अंजान ने। और म्यूजिक चूंकि डीडीएलजे का म्यूजिक जतिन ललित ने दिया था, तो उनका म्यूजिक बहुत पसंद था, तो करण जौहर ने उनको साइन कर लिया। फिल्म बनी, फिल्म शूट हुई, कंप्लीट हुई। अब आई रिलीज की बारी। तो हुआ क्या कि उस वक्त खबर पता चली कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम की भी एक फिल्म आ रही है। और सबको लगा कि क्लैश होगा। फिल्म जब बनी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब गई तो हुआ ये था कि उसी साल 1998 में डुप्लीकेट मार्च में रिलीज हो गई थी और वो फ्लॉप हो गई थी। यश जौहर की फिल्म थी। तो यश जौहर की एक और फिल्म आने वाली है, तो डिस्ट्रीब्यूटर उस फिल्म को हाथ लगाने से तैयार नहीं थे, कुछ कुछ होता है को, क्योंकि उनको लगा कि एक तो डुप्लीकेट फ्लॉप हो गई है और ये भी नया डायरेक्टर है, क्या है इसका होगा, तो कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पे यश चोपड़ा ने मदद की करण जौहर की। उनके फादर यश जौहर से यश चोपड़ा की दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि आई विल हेल्प यू डिस्ट्रीब्यूट दिस फिल्म। जब यश चोपड़ा का नाम एसोसिएट हो गया उससे, तो फिर बाकी डिस्ट्रीब्यूटर भी ने सोचा कि चलो ठीक है ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और ऊपर से फिल्म में शाहरुख का काजोल तो थे ही, हिट पेयर थे, तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। लेकिन जब रिलीज की बात हुई तो उसी समय अमिताभ गोविंदा की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी रिलीज हो रही थी उस पर्टिकुलर डेट पे। तो लेकिन करण जौहर और प्रोड्यूसर यश जौहर भी को भी ने जब फिल्म देखी थी तो उन्हें लगा था कि इस फिल्म में पोटेंशियल है। जब फिल्म बनी थी तो पहला जो स्क्रीनिंग था वो दिखाया गया था यश जौहर को, आदित्य चोपड़ा को और एक दो लोगों को। तो सबने कहा कि ये फिल्म तो बहुत ही कमाल की फिल्म है, ये तो सुपर हिट होने वाली है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर डेट को मैं इस फिल्म को रिलीज करूंगा। और उसी दिन पता चला कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने वाली है। लेकिन ये लोग बैकआउट नहीं करेंगे, बोले कि हम साथ में ही रिलीज करेंगे उस फिल्म के साथ ही। डिस्पाइट गोविंदा बीइंग अ गुड स्टार, बिग स्टार, अमिताभ बच्चन भी उस फिल्म में थे, डेविड धवन उस फिल्म को बना रहे थे, तो बात हो गई कि हम भी उसी दिन रिलीज करेंगे जिस दिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने वाली है। फिर दो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि करण जौहर के घर पे, करण जौहर उस वक्त घर में थे नहीं, उनके घर एक फोन आया। फोन उनकी माँ ने उठाया। वो फोन था अब्बू सलेम का। और उन्होंने कहा कि आपके बेटे को आज देखा मैंने, रेड टी शर्ट पहने हुए था, उसको गोली मार दी जाएगी अगर ये फिल्म इस पर्टिकुलर डेट को रिलीज होने वाली, अगर अगर रिलीज होती है तो उससे कहो कि ये फिल्म उस दिन रिलीज ना करे। अब करण जौहर की माँ डर गई बहुत ज्यादा। करण जौहर घर आए तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा कॉल आया था और इस फिल्म को रिलीज मत करो। ये बात आदित्य चोपड़ा को, यश चोपड़ा को बताई गई, तो शाहरुख खान को बताई गई, तो सबने कहा कि पुलिस को इन्वॉल्व करते। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई। तो पुलिस ने कहा कि देखिए डर के मारे अगर आप इसको पोस्टपोन करोगे या इसका प्रीमियर, अगर क्योंकि उनका प्रीमियर भी डेट शेड्यूल हो गया था कि अगर आप प्रीमियर इसका नहीं करोगे तो फिर ये बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। तो पुलिस प्रोटेक्शन में हम इस फिल्म को रिलीज करते हैं, इसका प्रीमियर जो होगा, क्योंकि अबू सलेम ने कॉल करके बोला था कि प्रीमियर जिस दिन होगा उसी दिन उसको मैं गोली मार दूंगा। तो फुल पुलिस प्रोटेक्शन अश्योर किया पुलिस ने कि प्रीमियर आप रखो और वहां पे पुलिस मौजूद होगी। करण जौहर को हम लोग सेफ रखेंगे, करण जौहर को हम लोग ज्यादा सामने नहीं लाने देंगे, उनको एक रूम में रखेंगे और वहां पे अच्छा बंदोबस्त होगा। फिर जिस दिन प्रीमियर था उस दिन बहुत सारे लोग आए, इंडस्ट्री के सब
बिग बिग पीपल ऑफ इंडस्ट्री, वो लोग सब आए, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स। लेकिन करण जौहर एक कमरे में बंद थे। उनकी माँ ने उन्हें कसम दिया कि आप बाहर नहीं आओगे कमरे से। और करण जौहर ने कहा था कि मुझे बहुत मन है कि जब मेरी फिल्म का प्रीमियर हो तो शम्मी कपूर आए देखने के लिए। शम्मी कपूर को बहुत ज़्यादा पसंद करते, तो मैं चाहता था कि अपनी पहली फिल्म की जब प्रीमियर हो तो शम्मी कपूर देखने आए और मैं उनको रिसीव करने जाऊँ, फिर मैं उन्हें दिखाने लेकर के जाऊँ। तो शम्मी कपूर को इनवाइट तो भेजा गया था, लेकिन करण जौहर को सख्त हिदायत थी कि आप बाहर नहीं आओगे, जो भी गेस्ट वेस्ट आएंगे उनको, जो यहाँ के मैनेजर मैनेजर लोग हैं वो लोग ले करके जाएंगे। फिर क्या हुआ कि फिल्म प्रीमियर से पहले प्रीमियर हुई और बहुत सबने तारीफ की इस फिल्म की। आदित्य चोपड़ा उस कमरे में गए जहाँ पे करण जौहर थे, बंद कैद एक तरह से। उन्होंने बताया कि तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हुआ है, सबको बहुत पसंद आ रही है, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं और तुमको अपलॉज देखना चाहिए। अब करण जौहर ने कहा कि नहीं, मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो सब यहाँ पुलिस वाले जो हैं ये घेर के रखे हुए हैं। फिर शाहरुख खान उस कमरे में गए और बोले कि तू चल मेरे साथ। फिर शाहरुख खान उनका हाथ पकड़ के लेकर के चले गए। उनकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, इसको मत लेकर के जाओ। तो शाहरुख खान ने कहा कि अरे आंटी परेशान मत हो, मैं पठान हूँ, मैं देखता हूँ मेरे होते हुए को कौन इसको गोली मार सकता है, इसको लगने से पहले गोली मुझे लगेगी। और फिर वो खींच करके लेकर के करण जौहर को गए और वहाँ पे जब प्रीमियर हो रहा था वहाँ पे स्टेज पे लेके गए, फिर सबको उनसे मिलवाया कि ही इज द डायरेक्टर, ही हैज डायरेक्टेड दिस फिल्म। और सबको बड़ा पसंद आया और करण जौहर का एक तरह से इंट्रोडक्शन हुआ लोगों के सामने। हालांकि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, करण जौहर है वो बड़े सॉफ्ट नेचर के इंसान है, आपने देखा ही उन्हें। और जब ये कुछ कुछ होता है बन रही थी तो वो और यंग थे, तो उस वक्त और भी थोड़े से नर्म किस्म के इंसान थे, तो बहुत ज्यादा चिल्लाते विलाते नहीं थे। और जो फिल्म मेकिंग का जो बिजनेस है वो बड़ा टफ है, वहां पे आपको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है, आपको चिल्लाना पड़ता है लोगों पे, सेट पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, सब काम ठीक से हो वो आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। तो जब शूटिंग हो रही थी तो फराह खान ने पहले ही दिन कहा था, जिस दिन शूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो पहले दिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी तो पहले दिन जब ये शूट पे जा रहे थे तो करण जौहर की माँ ने कहा था कि तुझे पता है ना कि तू क्या कर रहा है, तू अगर तेरे में थोड़ा सा भी डाउट है तो तू अभी छोड़ दे, क्योंकि जो फिल्म मेकिंग का जो काम है बड़ा टफ होता है। लेकिन करण जौहर ने कहा कि नहीं नहीं हो जाएगा, मैं कर लूंगा। फिर वो जब सेट पे गए और पहले दिन शूटिंग थी उस गाने की, कोई मिल गया की, तो जब उस गाने की शूटिंग हो रही थी तो वहाँ पे फराह खान भी थी। तो फराह खान ने करण जौहर को बोला था कि देख तू बड़ा सॉफ्ट नेचर का इंसान है, तो और यहाँ पे ना बिना चिल्लाए काम नहीं होता, तो तुम मेरे पे चिल्लाना। और मेरा चूंकि इंप्रेशन ऐसा है कि मैं सब पे चिल्लाती हूँ, अगर तू मेरे पे चिल्लाएगा तो सबको लगेगा कि जो इंसान फराह पे चिल्ला सकता है वो बाकियों पे क्या करेगा। तो तू हर बात पे ना मेरे को चिल्लाना, मेरे ऊपर चिल्लाना, तो मैं सही से काम करूंगी तो बाकी लोग भी सही से काम करेंगे। तो करण जौहर जो है फराह खान पे भी चिल्लाने लगे और दोस्ती यारी में काजोल पे भी चिल्लाने लगे। जब पहली बार काजोल पे चिल्लाया कि काजोल व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज पे अटेंशन टू योर वर्क, तो शाहरुख खान को ये बात पता नहीं थी कि ये बात फराह खान ने कही है कि हम लोग पे चिल्लाना। तो शाहरुख खान ने करण जौहर को डांट दिया, तू क्यों चिल्ला रहा है बे। तो तो करण जौहर ने कहा कि अरे काजोल ने मुझे कहा था कि उस पर चिल्लाने के लिए, इसी मैं चिल्ला रहा हूँ। फिर जब सब अंदर गए रूम में तो बात पता चली कि इस तरीके से इन्हें समझाया गया है कि सेट पे डायरेक्टर को कैसे बिहेव करना होता है। तो इस तरह की मस्ती चीज हो रही थी फिल्म में कि एक जब ये गाना था हाय हाय रे हाय लड़का, उसमें काजोल गिर भी गई थी साइकिल से और बहुत बुरी तरह से उन्हें चोट लगी थी। खैर ये सब मेकिंग हुई, फिल्म रिलीज हुई और जब मैंने बताया कि इतना सारा थ्रेट था, तो उसी समय जब वो थ्रेट आया था तो करण जौहर की माँ ने बोला था अपने बेटे को और हस्बैंड को भी कि इतना जो थ्रेट आ रहा है, मेरे को लग रहा है मेरे बेटे के ऊपर अटैक ना हो जाए, तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये फिल्म रिलीज भी हो जाए तो फ्लॉप हो जाए, सक्सेसफुल ना हो, कि अगर ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर एक्सटॉर्शन के लिए पैसे आएंगे। लेकिन फिर सब लोगों ने उनकी माँ को समझाया कि चिंता करने की बात नहीं है, इतना भी बुरा स्थिति नहीं है, क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्री में लोग थोड़ा डरे भी हुए थे। अगर आपको याद होगा गुलशन कुमार की हत्या 1 साल पहले ही हुई थी 1997 में, तो सबको लगता था कि जो अंडरवर्ल्ड जो है वो रूल करती है और अगर ज्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि 1 साल के बाद जब ऋतिक रोशन की भी फिल्म आई थी करण कहो ना प्यार है, तो उनके फादर पे भी अटैक हुआ था, तो और उस समय बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन कॉल्स और ये सब थ्रेट कॉल्स वगैरह आते थे। अगर आपको याद होगा तो जो सत्या जो मूवी है, सत्या में एक जो सीन दिखाया गया है, जो नीरज बोरा को गोली मार के डराते हैं, उर्मिला मातोंडकर को से गाना गवाना है, तो वो सीन बेसिकली वो उस समय के रियलिटी को दर्शाता था कि जो अंडरवर्ल्ड थी वो किस तरीके से बॉलीवुड को रूल करती थी। तो ये सारी बातें थी, तो उनकी मदर जो थी बहुत डरी हुई थी और इसीलिए वो चाहती थी कि फिल्म जो है वो रिलीज
अगर हो भी जाए तो बहुत ज़्यादा ना चले, फ्लॉप हो जाए, मुझे फ्लॉप फिल्म मंजूर है लेकिन मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिल्म रिलीज हुई और जब रिलीज होने के बाद भी ब्रेक पे पूरी फैमिली, जौहर फैमिली जो थी वो लंदन गई थी और वहाँ पे लोकल थिएटर में पहली बार उन्होंने उस फिल्म को देखा और आदित्य चोपड़ा ने कॉल करके बताया इन लोगों की इंडिया में क्या रिस्पॉन्स है। उन्होंने बताया कि तुमको जो करना है ना अभी तुम कर सकते हो, तुम अभी राजा हो, तुम्हें जो बंगला खरीदना है, जो गाड़ी खरीदनी है खरीद लो, तुम्हारी फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर हो गई है। ये बात जब करण जौहर ने अपने फादर को बताई कि हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई तो वो बड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि 18 साल करीब हो गए थे उनको इंडस्ट्री में और दोस्ताना के बाद से उन्होंने एक भी फिल्म ऐसी प्रोड्यूस नहीं की थी जो कि ब्लॉकबस्टर हो, हिट तो छोड़िए। तो बड़े उदास हो गए थे, मतलब खुशी के आंसू, बहुत रोने लगे। ये सारी जो इंसिडेंट था ये सब करण जौहर ने अपनी बुक में बताया था कि कैसे उस वक्त हमने और कैसे इस फिल्म ने इनकी फैमिली को उस लॉस से बाहर निकाला। और उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन आज की डेट में आपको पता ही है इंडिया की सबसे सक्सेसफुल फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। करण जौहर ने बहुत सारी फिल्में बनाई है, अच्छी है बुरी है ये डिबेटेबल है। अगर आप देखो तो एक्चुअली कुछ कुछ होता है कि टाइम जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त ऑडियंस भी बहुत फॉरगिविंग थी, बहुत सारी चीजों को लेकर के वो लोग ज्यादा उस पर सोच विचार नहीं करते थे, बहुत ज्यादा लॉजिक में घुसते नहीं थे। तो आज बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आखिर रानी मुखर्जी ने उन 8 चिट्ठी जो लिखी थी अपनी बेटी को, तो पहले 2-3 चिट्ठी में क्या लिखा था। और ये बात करण जौहर भी मानते हैं कि यार जब आज मैं वो फिल्म देखता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता है कि क्या लिखा हुआ होगा। तो स्टुपिडिटी थी लेकिन फिल्म अच्छी लगी, लोगों को बहुत पसंद आई और इसीलिए उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म वो बनी थी। और डुप्लीकेट का जो लॉस हुआ था वो सारा लॉस जो है वो इस फिल्म ने रिकवर किया। कुछ कुछ होता है ऐसे कुछ दिन पहले दिल से रिलीज हुई थी और वो बहुत बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मिलकर उसे बनाई थी। फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट उस वक्त डिफरेंट था। आज अगर आप कंपेयर करो तो दिल से आपको बहुत ज्यादा बेटर फिल्म लगेगी, कुछ कुछ होता है ऐसे। लेकिन उस वक्त की ऑडियंस को दिल से पसंद नहीं आई थी, कुछ कुछ होता है पसंद आई थी। ये बात एक तरह का क्लैश होता था पहले करण जौहर और अनुराग कश्यप का भी, क्योंकि उसी साल सत्या भी रिलीज हुई थी। 1998 वाज अ वेरी गुड ईयर, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी और बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई थी, स्टार्टिंग विथ प्यार किया तो डरना क्या सलमान खान की, फिर जब प्यार किसी से होता है, बंधन। और सलमान खान की तो उस साल सारी फिल्में हिट हो रही थी। शाहरुख खान की एक्चुअली डुप्लीकेट फ्लॉप हो गई थी और ये दिल से फ्लॉप हो गई थी। तो बहुत उनके लिए भी कुछ कुछ होता है बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म थी कि एक फिल्म तो कम से कम हिट हो इस साल की। लेकिन कुछ कुछ होता है हिट हुई और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई उस साल की। फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हुए तो खूब सारे अवार्ड्स मिले तीनों को, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सारे अवार्ड जो है वो इस फिल्म में जीते। यहाँ तक कि सलमान खान के लाइफ का जो इकलौता सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है कुछ कुछ होता है के लिए वो इसी साल मिला था। हालांकि कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी कि बहुत सबको लगा था कि जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड है वो भीकू मात्रे के लिए मनोज वाजपेयी को जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं। लेकिन अवार्ड शोज आप जानते हैं किस तरीके के होते हैं। हालांकि भीकू मात्रे जो मनोज वाजपेयी उनको क्रिटिक्स अवार्ड मिला था लेकिन पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो है वो नहीं मिला। हालांकि मैं तो आज भी मानता हूँ कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड उस साल भीकू मात्रे डिजर्व करते थे। तो ये थी कहानी कुछ कुछ होता है कि बनने की और कैसे ये फिल्म बनी, कैसे कास्ट सारे शामिल हुए और किस तरीके से ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। अगर आपको भी इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट या ट्रिवियाज अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आते हैं क्विज पे। और पिछले वीडियो में मैंने एक छोटा सा डायलॉग बोला था, प्रॉब्लम इधर नहीं उधर है, तीनों आनंद का, और वो डायलॉग घातक का है और मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ, सब लोगों ने सही जवाब दिया। हैट्स ऑफ टू यू। और अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का सवाल है, मेरा उसूल है कि मैं जब भी मारता हूँ घर में घुस के ही मारता हूँ। बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।